हाय, मैं हूं मयूर बाफना और आज हम देखने वाले हैं इंडियाज 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। तो इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके मॉड्यूल के बेस के ऊपर रेफरेंस है। और आप सबको, अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस के बारे में पता होगा। अगर आप नॉन सीए स्टूडेंट और आप इंडियाज 105 को रेफ़र कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए। ICAI www.ICAI.org के अंदर आप जाइए, बॉस नॉलेज पोर्टल उसके अंदर होगा और उसके अंदर आप डाउनलोड करके आप उसको रेफ़र कर दीजिए तो आपको ये वीडियो बहुत इजी पड़ेगा। नहीं तो वैसे भी मैं सारी चीज़ें पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो मेरे सामने अभी खुली पड़ी है तो उसके सामने फेस टू फेस मैं आपको गाइड कर दूंगा। सेकेंड चीज़, ये वीडियो मैंने अभी जस्ट इंडियाज 105 पढ़ा है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि ये बताने के लिए कि कौन से पॉइंट क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊँगा जिसमें से आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आपके फ्रेंड्स के सामने शेयर कर देना। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपको इजीली पढ़ के दिखाऊंगा तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको इसका इंडियाज 105 का बता दूं कि क्या मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने इसको जो प्रेजेंटेशन है, इसका प्रेजेंटेशन वाइज वो बहुत अच्छा है। वो एक बाइफिकेट कर देता है कि हेल्ड फॉर सेल कौन सा है असेट्स और अपने बिजनेस के लिए कौन सा असेट्स काम पे आ रहा है। तो वो आपको एक प्रेजेंटेशन वाइज, अगर जो फाइनेंशियल एनालाइजर होगा, जो एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये असेट्स जो है कंपनी को उसको सेल कर रहा है, अच्छा ये असेट्स वो खुद यूज़ कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के हिसाब से। तो ये ओवरव्यू उसमें रखता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड बाय हेडक्वार्टर बाय द एंटिटी ने हेडक्वार्टर है उसका, वो यूज़ करना है। और अगर उसको वैकेट करना है तो नॉर्मल टाइम लग रहा है तो वो वैकेट कर रहा है। अगर वैकेट करना है उसको प्रॉपर्टी को तो नॉर्मल टाइम लग रहा है वैकेट करने के। जैसे अगर मैं वैकेट करूँगा तो 1 महीना मुझे वैकेट करने में लगता है, तो वो 1 महीने के अंदर जो जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया वो होगा हेल्ड फॉर सेल। अगर सेम चीज़, अगर ऐसा है कि मुझे 1 महीना जनरली लगता है, बट अगर मैं रुक रहा हूँ कि मुझे कोई दूसरा रिप्लेसमेंट मिल जाए वो प्रॉपर्टी का, तो वो रिप्लेसमेंट टाइम के बाद हेल्ड फॉर सेल को वो कंसिडर किया जाएगा। ये सेकेंड चीज़ था। पहले हेल्ड फॉर सेल कब ट्रीट होगा, जब वो वैकेट कर रहा है, नॉर्मल टाइम ले रहा है। अगर नॉर्मल टाइम के बावजूद उसने कुछ एडिशनल रिप्लेसमेंट टाइम लिया तो उसको हेल्ड फॉर सेल उसके बाद में बोला जाएगा। थर्ड, उसने बैकलॉग, उसका कुछ काम है, फैक्ट्री, उसकी एक फैक्ट्री है और उसको फैक्ट्री को बेचना है। बैकलॉग में कुछ काम है, तो बैकलॉग में काम क्लियर करने के बाद ही वो बेच सकता है। ऐसा कुछ कंडीशंस है उसके फैक्ट्री के ऊपर, तो हेल्ड फॉर सेल कब आएगा, जब उसका बैकलॉग क्लियर होगा उसके बाद। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसको बैकलॉग क्लियर करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए है वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ या कॉन्ट्रैक्ट को बिना ख़त्म करते हुए भी बेच सकता है, तो तभी वो इमीडिएटली वो प्रॉपर्टी को, वो अपनी फैक्ट्री को हेल्ड फॉर सेल कंसिडर कर देगा। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी उसने सेल करने के लिए डाली है और वो बोल रहा है कि मैं रिनोवेशन करता हूँ, वो प्रॉपर्टी के ऊपर मैं रिनोवेशन करता हूँ जिससे मेरा प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है। होता है ना, जैसे जनरली आप रेंट पे या तो फिर कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हो, या आपने समझो फॉर एग्जांपल घर ले लिया, घर को अगर आप ऐसी बिना काम कराए बेचते हो तो आपको उसका भाव कम आएगा। और जनरली लोग क्या करते हैं, 10,000 का खर्चा करवा देते हैं, 20,000 25,000 का खर्चा करवा देते, जिसका घर में अच्छा कलर होने के वजह से आपका घर का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है कि भैया हाँ काम कराया हुआ है, तो उससे आपका 1,00,000 1,50,000 2,00,000 रुपया ऐसे ही बढ़ जाता है। डिपेंड्स अपॉन दी एरिया, आप कौन से एरिया में रह रहे हो। नहीं तो आप रहोगे गांव में और बोलोगे कि मेरा घर 15 लाख का है, मैं कलर करवाऊंगा, मेरे को चाहिए 17 लाख, तो ऐसा नहीं होगा। कि समझो आपका 45 लाख का 50 लाख का एक 1 BHK है और आपने कलर करवाया, तो आपको एक प्रीमियम जाएगा कि हाँ भाई सामने वाला घर बिना कुछ काम किया हुआ है, तुम्हारा घर काम किया, तो उससे वैल्यू इंक्रीज होता है। तो वैल्यू इंक्रीज होने का हम लोग वेट कर रहे हैं, मतलब अपनी प्राइस आने का वेट कर रहे हैं। तो वो प्राइस आने के बाद, मतलब वो रिनोवेशन के बाद जो भी होगा वो आपका वैल्यू आएगा, तो उसके बाद हम लोग उसको ट्रीट करेंगे हेल्ड फॉर सेल, नहीं कि उसके पहले। समझे, प्रॉपर्टी आपने सेल करने का डिसाइड किया पर आपने रिनोवेशन का उसके अंदर डाला, तो रिनोवेशन के बाद
जो भी होगा उसको हेल्ड फॉर सेल हम लोग ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल सेल ले रहे हैं, नॉर्मल सेल किया, उसके अंदर हम नॉर्मल सेल करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन का टाइम अगर एक्सेस ले रहा है, एक्सेस मतलब बाय होने के बाद में लीगल टाइम उसको लेता है, तो लीगल टाइम को नॉर्मल टाइम पीरियड, जैसे वो वैकेट वाला था नॉर्मल टाइम पीरियड, इसको भी ऐसे लीगल टाइम जो लग रहा है, जो नॉर्मल टाइम लगता है उतना लगना है, तो उसको हेल्ड फॉर सेल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अगर सेलिंग प्राइस, अगर सेल आपने के लिए सेल करने के लिए सोचा है, अभी एक था कि सेल आपको करना है और उसको रिनोवेशन करना है, तो रिनोवेशन के बाद, बट आपने सेल किया, सेल करने के बाद में पता चला कि वो प्रोडक्ट में, मशीनरी में कुछ डिफेक्ट है, तो बायर ने बोला, बायर ने बाय कर लिया, उसके बाद में बोला कि भाई तुम मुझे ठीक करके दे, तो ठीक करके देने मतलब उसको डैमेजेस को गुड उसको बोलते हैं, डैमेजेस को गुड करना, तो वो डैमेजेस को गुड करने का टाइम भी उसको नॉर्मल टाइम ट्रीट किया जाता है। अगर वो 1 साल से, उसका एक्सेप्शन पीरियड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेप्शन पीरियड फॉर ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो एक्सेप्शन पीरियड 1 ईयर के अंदर अंदर रहेगा तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अंदर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स ही इतने ईजी है कि कॉन्सेप्ट को आपके पूरे कवर कर लेते हैं। तो एन एंटिटी हैज एक्वायर अ बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली विद द सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। हाँ, अगर आपने कोई असेट एक्वायर किया जो सब्सिक्वेंटली आपको डिस्पोज ही करना है, मतलब आपने इंटेंशन ही वही था कि उसको आपको डिस्पोज करना है सब्सिक्वेंटली, तो उसके अंदर बाद में और खर्चा आया कि आपको उसके अंदर समझो ना, आपको वो कुछ छोटा मोटा खर्चा करवाना है, तो उस केस में आपको जब आप उसको खरीदेंगे तो छोटे मोटे खर्चों को नहीं देखना है, आपको इमीडिएटली आप उसको ट्रीट करेंगे हेल्ड फॉर सेल। तो इसके अंदर वही लिखा है कि अगर आपने असेट एक्वायर किया है सेल करने के लिए ही, तो और उसमें छोटे मोटे खर्चे हैं और वो खर्चों को 3 महीने से अंदर अंदर टाइम लग रहा है, 3 महीने से अंदर अंदर टाइम लग रहा है, 3 महीने से अंदर अंदर टाइम लग रहा है, तो वो असेट को क्लासीफाई करेंगे हम लोग हेल्ड फॉर सेल। गॉट इट? नेक्स्ट, एंटिटी, एक एंटिटी है, उसने काम बंद कर दिया, काम बंद किया है, काम बंद किया नहीं, उसकी मशीनरी क्लोज डाउन हुई है, मशीनरी अच्छी है, उसने काम बंद किया और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो फ्यूचर में उसको यूज़ करेगी, मशीनरी को यूज़ करेगी, तो इन दिस केस में भी वो हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाई जाएगी, नई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डाली जाएगी, क्योंकि हाँ भाई मशीन और डेप्रिसिएशन भी लगेगा उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि यूज़ नहीं किया तो वो तो पुराना रोना है कि भाई मैंने यूज़ नहीं किया, डेप्रिसिएशन क्यों, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन लगने वाला है, आपने यूज़ नहीं किया, आपकी गलती, क्योंकि वो यूज़फुल लाइफ के थ्रू तो हो ही रही है, अमोर्टाइज तो हो ही रही है, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग एक बेहतरीन इलिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, तो मैं आपको इलिस्ट्रेशन का पिक्चर बता देता हूँ, तो उसके अंदर कैसा है, एक आई होप आपको दिख रहा होगा, बट उल्टा दिख रहा होगा, सो कोई बात नहीं। तो इलिस्ट्रेशन ऐसा बोलते हैं, एक आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके अंदर समझो एक उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने खरीदी थी 2001 में खरीदी थी, तो उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया है, और 2 साल के बाद में उसको बेचना है, कितने साल के बाद में, 2 साल के बाद में, तो 2 साल के बाद में अगर उसको बेचना है या कभी भी बेचना, तो वो पीरियड टाइम का जो उसने यूज़ किया था, तब जब लिया था तब वो डिस्पोजेबल नहीं था, तो वो बेचने के लिए नहीं लिया था, उसने यूज़ करने के लिए लिया था, और उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि उसको बेचना है, तो 6 लाख और जितने टाइम यूज़ किया उसका डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है, अगर उसका भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको इसका भी इंडेक्स या इसके अलावा कोई भी इंडेक्स आपको, अगर आपको ओवरव्यू या कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर फाइनेंशियली रिलेटेड है, अगर वो मैं कर पाऊँगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वो चाहिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगा पूरा करने के लिए। तो इम्पेयरमेंट को टेस्ट करने के बाद में एक असेट का इम्पेयरमेंट वो एवरी ईयर या तो एवरी एक ये होता है, उस क्या बोलते हैं उसको, एक इवेंट के बाद में, राइट, इवेंट के बाद में उसको हम लोग चेक करेंगे कि इम्पेयरमेंट है, अगर इम्पेयरमेंट है तो उसको टेस्ट करेंगे और बाद में उसको वैल्यू करेंगे। मैं वो बताता हूँ, ये अभी आपको, मेरे को पता है ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, बट मैं बताता हूँ आपको वो कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल, मैंने बता दिया। नेक्स्ट,
अच्छा, अभी इसके अंदर दो चीज़ है, एक और चीज़, अगर आपने कोई बंडल का बंडल आपके पास में असेट है और उसको आपको सबसे पहले तो अगर आपको हेल्ड फॉर सेल करना है तो उसको कैरिंग अमाउंट जो उसका जब रहेगा तभी एक टाइमलाइन बना दो कि 31 दिसंबर को आपका समझो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को ये भाव था उसका बुक वैल्यू में और उसके बाद में क्या वैल्यू रहेगा। तो बुक वैल्यू में 31 दिसंबर को उसका था समझो 16,000, ये भी एक एग्जांपल है मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर गुडविल है, पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सब का मिला के हो गया 16,000 हो गया। और उसके बाद में 15 उसके बाद में जो कैरिंग अमाउंट क्लास रीमेजरमेंट किया तो उसका आया 14,900। तो क्या हो गया, वैल्यू डिमिनिशिंग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट तुम लोग लॉस रिकॉग्नाइज करोगे, 16,000 माइनस 14,900 कितना हुआ दोस्तों, अरे बोलो यार, 1,100 सीधा सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डालोगे, किधर डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। नेक्स्ट एक सेकेंड मैंने लिख के रखा है क्योंकि तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, तुम लोग सिर्फ देख रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जवाब दो, मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ। ट्रेन भी मेरे पीछे, देखो ट्रेन मेरे पीछे आ रही होगी तो प्लीज़ जवाब दो। 16,000 माइनस 14,900 कितना होता है, 1,100। याद रखना 1,100 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लिख लो 1,100 बुक पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। सब्सिक्वेंटली आपको मेजरमेंट हुआ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने हेल्ड फॉर सेल के लिए किया ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका है 13,000। तो अभी कैरिंग अमाउंट आपने 14,900 आपने दिया हुआ है, 16,000 था, 14,900 आपने देखा, तो उसका बिटवीन का लॉस 1,100 आपने डाल दिया। अभी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका है 13,000। तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स विच एवर इज लोअर को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और डिफरेंस जो रहेगा वो हम लोग वापस से इम्पेयरमेंट के लिए ट्रीट करेंगे। तो इम्पेयरमेंट कितना हुआ, 14,900 माइनस 13,000, कैलकुलेटर कहाँ है, तो 14,900 माइनस 13,000 इज इक्वल टू हो गया 1,900। तो 1,900 को हम लोग ने डाला वापस से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, फिर वो 1,900 को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालेंगे, बट कैसे डालेंगे मैं बताता हूँ। अभी उसको वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बट उसको जो आपका वैल्यू रहेगा, गुडविल, सबसे पहले गुडविल हट जाएगा पूरा। और मैंने क्या क्या आइटम्स बोला था, गुडविल बोले थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला था, बिल्डिंग बोला था, इन्वेंट्री बोला था, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स बोला था, ठीक है। तो गुडविल सबसे पहले अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ वैल्यू करना है तो गुडविल को निकाल फेंको, गुडविल पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में कुछ बचा तो इन्वेंट्री को माइनस नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका एक अलग इंडेक्स है 102 109, तो उनके हिसाब से वैल्यू होता है। तो बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर जो बैलेंस अमाउंट है तो वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, इनके जो रेशियो रहेंगे, रेशियो कौन से, उनके जो वैल्यू है उनको प्लस कर दो और जितना अमाउंट बच रहा है उसके डिवाइड कर दो उससे, और उनको आपस में बांट दो, कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा बांट दो, ठीक है। बस और तो इतना कुछ मेजर नहीं है, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ और कुछ क्या है। हार्डली ये 10-15 मिनट की वीडियो होगी और आपको पूरा इंडेक्स उसके अंदर 20 मिनट्स मैक्स और इंडेक्स 105 इन योर हैंड। तो हाँ, ये अच्छा है कि आपने एक मैं निकालता, मैंने इसको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए ना, मुझे कमेंट में लिखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैं वो भी डाल दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो। तो एक है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एस लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी ऑफ 6 lakhs ऑन 1 April 2001, द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 15 years। ऑन 31 March 2003, मतलब 2 साल के बाद में, एस लिमिटेड क्लासिफाइड द property as held for sale. Impairment test provides that estimated recoverable amount is 4,70,000. 4,70,000. Oops, sorry. 4,70,000. The fair value less cost of sales on 31st March 2003. Fair value less cost of sales आया 4,60,000। तो पहले क्या आया था, उसका परचेस 6 लाख का था और उसके बाद में 31 दिसंबर को उसका रिकवरेबल अमाउंट 470 हुआ
और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 460 हो गया। ऑन 31 मार्च 2004, ये बाद में पढ़ा, इतना समझ में आ गया। 3 चीज़ें, तो 6 लाख का था 2 साल पहले, उसके बाद में 2 साल बाद में उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ 4,70,000। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कौन लेगा भाई? 2 लाख का डेप्रिसिएशन, 15 साल का उसका एस्टिमेटेड लाइफ, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 40,000 पर एनम इंटू 2 ईयर्स, तो 80,000 उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो माइनस 80,000 माइनस 6 लाख कितना होता है? मुँह ज़बानी आना चाहिए, बट मैंने फिर भी कैलकुलेटर में देखा 5,20,000। तो 5,20,000 और उसका रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट मैंने टेस्ट किया, इम्पेयरमेंट टेस्ट बहुत सही है दोस्त। इम्पेयरमेंट के ऊपर अगर मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं जल्दी बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपना टाइम लूँगा। तो इम्पेयरमेंट 4,70,000 हो गया, तो 4,70,000 तो, और मेरा अमाउंट आया कैरिंग अमाउंट 5,20,000, तो मैं माइनस 4,70,000, तो बाकी का 50,000 मैंने डाल दिया इम्पेयरमेंट लॉस। 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस में मैं दान कर दूंगा, दान नहीं चार्ज कर दूंगा। फिर बाद में 4,70,000, तो उसके बाद में जब मेरे को हेल्ड फॉर सेल करने के लिए यूज़ करना है ना, तो मैंने लास्ट में भी बताया था, पहले बताया था कि हेल्ड फॉर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो आपको विच एवर इज लोअर लेना है, तो 4,60,000, 4,70,000, 4,60,000, तो 10,000 जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर, बराबर। तो 10,000 जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर, तो चला गया फिर, और क्या। और सब्सिक्वेंटली 2014 में इसने प्लान चेंज कर दिया। भाई क्या चल रहा है? प्लान चेंज कर दिया, मतलब क्या घूमने जा रहे हो, प्लान चेंज कर दिया कि भाई होता है भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो उसने प्लान चेंज कर दिया कि भाई नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? भाई मेरी मर्जी। और ठीक है भाई, तेरी मर्जी तेरी मर्जी। तो 5 लाख में उसने बोला कि भाई उसका रिकवरेबल अमाउंट है 5 लाख। उसने बोला भाई 1 मिनट रुक जा, 5 लाख ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 5 लाख रुपया, तो वो बोलता है कि मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया क्या भाई? तो उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि सबसे पहले उसका कैरिंग अमाउंट क्या था, मतलब हेल्ड फॉर एसेट्स, हेल्ड फॉर सेल उसको देने के बाद में उसके पहले उसका कैरिंग अमाउंट था 4,70,000 और अभी वो बोल रहा है 5 लाख रुपया। तो बोलो भाई रुक, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो उसको लोअर के अंदर आप ट्रीट करेंगे। तो क्या आएगा 4,70,000। तो 4,70,000 उसके बाद मार्च 31 मार्च 2014 के अंदर उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। कितने साल का? 15 साल का? पागल है क्या? 2 साल का तो ऑलरेडी चार्ज कर दिया। अभी 4,70,000 डिवाइडेड बाय 13, बराबर ना। 15 साल माने 2 साल पहले मैंने चार्ज कर दिया था, तो अभी 13, तो जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4,70,000 डिवाइडेड बाय 13, तो आएगा मेरा 36,154। मैंने देख के बताया कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग नहीं कर रहे हो। तो 36,154, तो उसके बाद में उसका जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो जो आएगा 433,846, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा। 4,60,000 डाला था ना तुम लोग ने, तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो 4,60,000 माइनस 433,846, जो दोनों का डिफरेंस है, सबसे पहले वो जाएगा चार्ज टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा कैरिंग अमाउंट आएगा 433,846। या मैजिक। तो ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं, ये सारा फॉर्मूला है। तो वापस से मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, क्विक ओवरव्यू का, वापस से क्विक ओवरव्यू उसका, क्विक एकदम बहुत एकदम क्विक हो रहा है लाइफ। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट था, कैरिंग अमाउंट को डेप्रिसिएशन जब तक यूज़ करेंगे तब तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऑफकोर्स ये बात है, फोकट का माल नहीं है और डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए भाई। उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएंगे, क्योंकि लिया था तब असेट में डाला था, असेट में डाला था, तो हम लोग उसको भी डालेंगे धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यूजफुल लाइफ के हिसाब से डिपेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4,70,000 उसका 6 लाख था, तो डेप्रिसिएशन 2 साल का डालने के बाद उसका 4,70,000 हो गया। 4,70,000 उसके बाद में उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट किया, तो 4,70,000 का इम्पेयरमेंट टेस्ट किया, तो उसका जो भी 5,20,000 था डेप्रिसिएशन के बाद में, तो 4,70,000 उसका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। तो जो डिफरेंस आया 50,000 उसको हम लोगों ने डाला प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके बाद में सब्सिक्वेंट मेजर के अंदर पता चला कि अपने को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने को पता चला कि 4,60,000, तो उसके ऊपर हम लोगों ने मेजर किया, तो डिफरेंस था 10,000, उसको भी डाला प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
तो सब्सिक्वेंट ईयर में उसने बोला कि नहीं भाई मैंने प्लान चेंज कर दिया, तो भाई कोई बात नहीं, प्लान चेंज किया तो उसको सबसे पहले तो प्रॉपर वैल्यू कर। कैसे करूँ प्रॉपर वैल्यू? जनरली 4,60,000 अगर हेल्ड फॉर सेल है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन में नहीं लगा था, बट इसने अभी बोला कि मैं भाई उसको हेल्ड फॉर सेल से निकालना चाहता हूँ, तो उसका कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट उसने बोला था कि 5 लाख रुपये तक आएगा। तो भाई 1 मिनट रुक जा, 5 लाख रुपये तक नहीं लेंगे, 4,70,000 जो कि कैरिंग अमाउंट था उसका पहले और रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख, विच एवर इज लोअर, तो ऑफकोर्स ये बात है 4,70,000 डिवाइडेड बाय उसको उसका नंबर ऑफ ईयर जो कि बच गया था 13 डिवाइडेड बाय 13, तो उसका जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा वो लेस होगा किससे? जो हेल्ड फॉर सेल 4,60,000, तो 4,60,000 लेस उसका डेप्रिसिएशन 4 लाख उसका अमाउंट आया 4,70,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आया था वो था 433,846, तो 4,60,000 433,846 जो भी डिफरेंस अमाउंट जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और जो भी अमाउंट बच गया है जो कि बचेगा 433,846 वो जाएगा, वो रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल था, मैं बहुत फास्ट गया हूँ, बिलीव मी। और अगर आप मेरे साथ हो, अगर आपने चीज़ें नोट डाउन किए तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इसमें समझ जाना कि आपने चीज़ें नोट डाउन नहीं की है। मैं देख रहा हूँ, मुझे आप दिख रहे हो, समझे? मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा ऐसी 1/3/2001 को उसने डिसाइड किया कि सेल करूँगा, और 31 मार्च को उसने सेल किया, उसने बेचा कि भाई 28/2/2012 को, 31 मार्च 2011 में बोला 2012 को, एक साल या उसके अंदर उसने डिसाइड किया। बट सब्सिक्वेंटली 31 मार्च के बाद में मार्केट फॉल हो गया। एक प्रॉपर्टी उसने बेचने निकाली थी 31 मार्च को, उसने बेच भी दी, मतलब वो उसने बेच देगा कि 28 तक वो बेच देगा, ऐसे उसने सोचा, या उसने ऐसा कुछ सोचा कि 28 को मैं बेच दूंगा, 28/2/2012 तक मैं बेच दूंगा, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, वो हेल्ड फॉर सेल के अंदर आ गया क्योंकि एक साल के अंदर अंदर वो बेच रहा है, तो उसको हेल्ड फॉर सेल के अंदर आ गया। तो सब्सिक्वेंटली 31 मार्च के बाद में उसका मार्केट प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गया। ओ बहुत सीरियस बात है। तो उसके बाद में क्या होगा? तो सबसे पहले 31 मार्च को क्या था, उसने हेल्ड फॉर सेल था, हाँ था, 2 कंडीशंस है, एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन में वो सेल कर रहा था, हासिल कर रहा था वो, द सेल इज हाईली प्रोबेबल। ये 2 चीज़ याद रखने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हर जगह ये यूज़ होता है हेल्ड फॉर सेल के अंदर। आपको क्लासीफाई कब करना है, तो असेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन एंड दी सेल इज हाईली प्रोबेबल। ठीक है, ये 2 चीज़। और सब्सिक्वेंट में अगर वो उसका मार्केट डिक्लाइन हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये तो वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वाली चीज़ है, तो उसको हम लोग लेंगे नहीं, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बहुत ये फाड़ू बता रहा हूँ, देख लो उसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हेल्ड फॉर सेल कर देंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली वो तो बात की बात है बाद में। ठीक है, और उसको एस्टिमेट, उसको अंदाज़ा भी है कि भाई ये अभी ठीक है कम हुआ बट बाद में बढ़ेगा, वो ठीक है बात की बात है, बट उसको अभी फ़िलहाल ले लेंगे बस ऐसा। और तो कुछ नहीं है, बस यही था दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर देना, और अगर आपको कुछ और चीज़ें या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।